Standard 8 Social Science Semester 2 Part 3 means lesson number 3 Nationalism in India. Okay. Nationalism means a feeling of pride and belongingness toward the Indian towards the one's nation. ठीक है. फर्स्ट लाइन में आपको नेशनलिज्म का मीनिंग बोल दिया है. ठीक है. जो राष्ट्रवादी भावना है ये एक फीलिंग है. नेशनलिज्म है वो एक फीलिंग ऑफ प्राइड है. ठीक है. गर्व की एक फीलिंग है जो एक इंसान को अपने देश के लिए होता है जहाँ पे वो जन्म लेता है, बड़ा होता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग वन हैज़ फॉर द नेशन इफ द नीड ऑफ अराइज. ठीक है. नीड अराइज. अगर भावना के साथ साथ ये क्या है, एक दृढ़ निश्चय भी है इंसान के मन में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे. ठीक है. The factor responsible for the rise of nationalism in India developed notably after the revolt of 1857 CE. ठीक है. नेशनलिज्म वर्ल्ड में तो बहुत पहले ही आ गया था, पर इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था. ठीक है. और इतना ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन मतलब लिटरेसी नहीं थी. ठीक है. न्यूज़पेपर वगैरह नहीं होते थे पब्लिश. ठीक है. इंडस्ट्रियलिज्म का ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ था. ठीक है. तो इसकी वजह से इंडिया में कब राइज हुआ नेशनलिज्म का, तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, अगर हम ब्रिटिशर्स की नज़र से देखें तो एक सैनिक विद्रोह था. ठीक है. स्पॉय रिवॉल्ट था. बट अगर हम ऐसे देखते हैं जो लीडर्स थे इंडिया के जिन्होंने अपनी आपको सेक्रीफाइस किया, उनकी तरह देखें जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट लड़ा था. ठीक है. उनकी तरह देखें तो जो इतिहासकार है वो यही बताते हैं कि ये फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था टुवर्ड्स द फ्रीडम. ठीक है. बट इसका एक बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ. क्या पूरी इंडिया में, इंडिया के कोने कोने में बच्चे को पता चल जाएगा कि नेशनलिज्म क्या है. ठीक है. सबके मन में ये ख्याल आ गया. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप. ठीक है. ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, नेशनलिज्म ऐसा नहीं कि ये अचानक खड़ी हो गई, ये पहले से था. ठीक है. पर जो ये मॉडर्न नेशनलिज्म जो ये वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट पहले कहाँ आया, यूरोप में आया. क्या ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कहा है. मुस्लिम्स थे तो क्या हमें राष्ट्रवादी की भावना ही नहीं थी. उस टाइम पे भी हुआ था. ठीक है. उससे पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था तब की बात करें, या फिर गुप्त साम्राज्य था, ऐसे थोड़ी साम्राज्य बन गए. ठीक है. उनमें फीलिंग थी नेशनलिज्म की. पर ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये जो नेशनलिज्म का आया, ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था. वेरियस फैक्टर्स सच एज रेनेसांस, रिफॉर्मेशंस, द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी एक्सेट्रा. ठीक है. इसके वेरियस एग्जाम्पल्स भी है. ठीक है. जो अफ्रीका में हुआ रेनेसांस, अमेरिका में भी हुआ था. रिफॉर्मेशन हुए. ठीक है. जो भी बदलाव हुए, रिफॉर्म्स हुए. अमेरिका जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था. ठीक है. फिर इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो है. प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन propagation of the nationalism in Europe. The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of thinking happening around the world and change their political, social and religious and economic view. ठीक है. जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, उन्होंने ये नॉलेज स्प्रेड की. ठीक है. उन्होंने तो किया था कि वो चेंज कर पाए, जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक व्यू है वो चेंज कर पाए. ठीक है. वेरियस फैक्टर फ्रोस्टिंग द मॉडर्न नेशनलिज्म अक्रॉस इन इंडिया. ठीक है. जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो भावना थी पूरी इंडिया में फैली, उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. द एजुकेटेड एंड द इंटेलेक्चुअल फेल्ट द नीड ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री एंड These thoughts gradually spread far and wide in the nationalism. जो भी एजुकेटेड लोग थे और जो इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है, जो खुद इंडिया के थे पर ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे और वो इन सब के बारे में उन्होंने जाना
कि कैसे हम कॉलोनी बन गए, ठीक है। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये वाइडली स्प्रेड होने लगा, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। वी विल स्टडी वेरियस फैक्टर दैट लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कई सारे फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल, उनको वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं कि ये चीज़ें आई क्यों, ठीक है। जब हम 200 साल से सप्रेस कर रहे हैं, लास्ट वो आ गए थे 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनेट हुई 1605 में, जब सूरत में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स आते हैं, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तब से लेकर 200 ईयर्स तक जब ब्रिटिशर्स हमारे पास रहे, हमारे साथ ट्रेड किया, पहले स्टार्टिंग में तो ट्रेड ही किया था, फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी सत्ता मिल गई, तो उसके बाद ये नेशनलिज्म इतने सालों बाद क्यों ओरिजिनेट हुआ? लगभग 100 साल, अप्रोक्स 100 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ क्या हमको रिवॉल्ट करना पड़ा? ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स इतनी अच्छे से आ गए, ठीक है। तो हम देखेंगे फर्स्ट रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न। अब पॉलिटिकल रीज़न क्या था? क्या ब्रिटिशर्स रूल कर रही थी, उनका एजेंडा क्या था, और इंडियंस जो थे उन्होंने क्या इसको समझा, ठीक है। बिफोर द ब्रिटिश रूल अवर कंट्री लीक्ड पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए ना, उससे पहले ही कंट्री अपना ये जो यूनिटी है ना वो खो चुकी थी। मराठास थे वो सदर्न पार्ट में कर रहे थे, ठीक है, राष्ट्रकूटा अलग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद निज़ाम वगैरह नीचे अलग थे, हैदराबाद वगैरह, और ऊपर का जो पोर्शन था वो औरंगज़ेब के पास था, ठीक है, जो मुस्लिम सल्तनत का था। राजपूत सल्तनत अपना अलग कर रहे थे। तो ये जो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे उसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। इंडिया जो था वो बड़े और छोटे राज्यों में डिवाइड था। द ब्रिटिशर डिफेटेड मैनी किंग्स एंड एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑल ओवर द इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और वो पॉलिसीज भी लेके आए जो कि हमने सेम 1 में ऑलरेडी पढ़ा, एनेक्सेशन पॉलिसी हो या सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी हो, ठीक है। वो जो चीज़ें थी उससे ब्रिटिशर्स ने जो भी किंग थे उनको या तो किंगडम जो था उनका स्टेट था उसको अपने अंडर किया या फिर उनको हरा के पूरा ले ही लिया, ठीक है। अंडर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लांटेड, ठीक है। ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस में सभी पे यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, ठीक है। हाउएवर पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ऑन करती थी, ठीक है। देन ब्रिटिश क्राउन का राज आ गया। 1858 में हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन आ जाएगी, ठीक है। हाउएवर द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज नॉट कंडेसिव, ठीक है। जो पूरा उनका एक्सपीरियंस था ब्रिटिशर्स का जो हमने सहन किया वो सहन करने लायक था नहीं, जज करने लायक था ही नहीं, ठीक है। काफ़ी गलत किया उन्होंने। बिसाइड देयर वर मैनी अदर रीजन दैट लीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा कई सारे ऐसे रीज़न थे जिसके लिए हमको ब्रिटिश रूल को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ा, ठीक है। चाहे वो आगरा में वो सलामी देने वाला रूल हो, ठीक है, या फिर डायल शासन वाला जो पद्धति हो, ठीक है, जो भी हो उसमें भी कई सारे आपको देखने मिलेंगे। ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड वाइड स्प्रेड, ठीक है। और अचानक ही, ठीक है, ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया और पूरे में फैल गया। अब इकोनॉमिक रीज़न देखेंगे कि इकोनॉमिक रीज़न क्या था ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करने का। तो इंडिया वॉज फाइनेंशियली रिन्यूड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। दादा भाई नवरोजी जी ने तो इसके लिए बुक भी लिख दी है, ठीक है, कैसे इंडिया की जो मनी है सोने की चिड़िया था वहाँ से पूरा शोषण किया गया। शोषण वर्ड कम नहीं है, बहुत सही लग रहा है यहाँ पे कि शोषण किया गया, कैसे यहाँ से सारी चीज़ों को वहाँ पे जाके डाल दिया गया, ठीक है, इंग्लैंड ले जाया गया।
तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको यहाँ पर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगाते थे, तो वो भी एक रीज़न था। द ब्रिटिशर्स टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे इंडिया से और इंग्लैंड ले जाया जाता था, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था और रिटर्न इंडिया में ही सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था, क्योंकि इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट रहा है। पॉपुलेशन भी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। The due on the manufactured goods imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were laid on the commodities manufactured in India, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी गुड्स इंपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड से, उन पर टैक्सेस कम लगाए जाते थे या फिर लगाए ही नहीं जाते थे, ठीक है। और जबकि जो चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। एज अ रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव दैन द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। और रिजल्ट क्या हुआ, जो लोकल चीज़ है वही महंगी हो गई इम्पोर्टेड चीज़ से, जो चीज़ें बाहर से आ रही है उससे ज़्यादा महंगी हो गई, क्योंकि उस पर टैक्सेस लग रहे हैं। महंगी होगी तो कोई परचेस नहीं करेगा। इन दिस कट थॉट competition, the handicraft and the cottage industry of India could not sustain itself। और इस कंपटीशन में जो भी हस्तकला उद्योग था इंडिया का, जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज था, गृह उद्योग था, वो टिक पाया नहीं। मैनी आर्टिशियन बिकम अनएम्प्लॉयड, कई सारे आर्टिशियन जो थे वो बेरोजगार हो गए। Soon the Indian realized that it was Britishers' policy to prosper England at the cost of Indian economy। जल्दी ही इंडियंस को पता चल गया था, रियलाइज हो गया था कि ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है, वो इंग्लैंड को इंडिया के पैसों से समृद्ध कर रहा है, ठीक है, मोर प्रॉस्परस कर रहा है। दिस फॉस्टेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया, इसकी वजह से भी जो इंडिया के लोगों में राष्ट्रवादी की भावना जन्मी, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, अब ये कैसे हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है। द रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटरवेज एक्सेट्रा were developed in India by the Britishers for the military, economic and political reason, ठीक है। उनकी मिलिट्री को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक जो भी सामान है ट्रेड करते थे, ठीक है, पोर्ट से मार्केट तक ले जाना, ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करके भेजना, ठीक है, जो भी उनके पॉलिटिकल रीजंस थे उसकी वजह से उन्होंने रेलवेज डेवलप की, स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। डलहौजी के टाइम से शुरू हो गए थे, टेलीग्राफ की बात हो या रेलवे की बात हो और पोस्ट की बात हो, ठीक है। वाटरवेज और लैंडवेज ये भी स्टार्ट हो गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था बाकायदा डलहौजी ने, ठीक है, डेवलप हो गया था। अब इससे उनको तो फ़ायदा हुआ, साथ में इंडियंस को भी फ़ायदा हुआ। कैसे, चलो आगे पढ़ते हैं। हाउएवर इट टर्नेड आउट टू बी अ बून इन द डिस्गस्ट फॉर द इंडियंस, ये एक आशीर्वाद स्वरूप रहा इंडियंस के लिए, ठीक है। पीपल कम क्लोजर टू वन अदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी के डेवलपमेंट की वजह से लोग एक दूसरे से मिलने लगे और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगे। मोबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट एंड द बिजनेस क्लास इंक्रीज्ड एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है। जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते थे, आर्टिशियन होते थे, बिजनेस क्लास के लोग होते थे, वो और भी ज़्यादा करीब आने लगे, अपने थॉट्स और ओपिनियन को एक्सचेंज करने लगे एक दूसरे के साथ। Discrimination of caste, community and region become lesser due to the increased communication and mass transportation, ठीक है। जो भी कास्ट और कम्युनिटी और रीजन का जो भी डिफरेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, ये कम्युनिकेशन बढ़ा, मास ट्रांसपोर्टेशन होने लगा इतनी मात्रा में, उसकी वजह से द नेशनल लीडर्स कुड कम्युनिकेटेड देयर थॉट्स एंड प्लान्स टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो भी नेशनल लीडर्स थे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाते थे, उनसे बातें कर पाते थे, उनको बता पाते थे। लीडर्स वॉज बिल्ड एट नेशनल लेवल इंस्टेंट ऑफ रीजनल लेवल, ठीक है। लीडरशिप जो थी वो
रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बढ़ने लगी, ठीक है। दिस गेव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज, और इसने काफ़ी फायदा दिया स्वराज लाने में, ठीक है। नाउ लिटरेचर एंड एजुकेशन, तो इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कंपलसरी इंग्लिश एजुकेशन लेके आ गए, और जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, ठीक है, जो भी रूढ़िचुस्त फैमिली थी इंडिया की, उनको ये पसंद नहीं आया, ठीक है। द एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, एक बहुत ही वरदान रूप रहा इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करना। द डोर्स ऑफ वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो वेस्टर्न आइडियाज थे, ठीक है, अगर हमको इंग्लिश आएगी तभी तो हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ड वॉज अवेलेबल इन इंग्लिश, ठीक है, ज़्यादातर जो भी लिटरेचर वर्ड थे वो इंग्लिश में अवेलेबल होते थे। द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम फैमिलियर विद द रिसेंट ट्रेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारे देश के लोग थे, ठीक है, वो इंग्लिश सीखे और उसकी वजह से दुनिया में जो भी घटना घट रही है उससे और ज़्यादा वाकिफ़ होते गए। दस वी वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रांच रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो फ्रांच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था उससे हम ये सारे आइडियाज़ सीखे, ठीक है। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी आपको प्रियम्बल में भी देखने मिलेगा। पीपल डेवलप्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा। रियलाइज्ड द पावर ऑफ यूनिटी को रिकॉग्नाइज करने लगे, समझने लगे। एंड बिगेन ड्रीमिंग अबाउट द ब्राइट फ्यूचर फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, और सोचने लगे आज़ाद भारत के लिए, ठीक है। वेरियस नॉवेल, एक्ट, स्टोरीज, पोएम, सॉन्ग्स एक्सेट्रा वर रिटन इन द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, कई सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉवेल्स थी, एक्ट्स थे, स्टोरीज थी, पोएम्स थी, सॉन्ग्स थी, वो रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाने लगी, ट्रांसफॉर्म होने लगी। दिस रिटन लिटरेचर स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिवोटिशन, ठीक है, और यही जो पूरे में स्प्रेड हुआ उसकी वजह से जो मैसेज था नेशनल यूनिटी और डिवोशन के लिए वो पूरे में स्प्रेड हो पाया। ना फिफ्थ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया न्यूज़पेपर ने, वो कैसे, न्यूज़पेपर मेड अ वाइटल कंट्रीब्यूशन इन द स्प्रेडिंग ऑफ नेशनल अवेयरनेस, ठीक है, मेन पायदान पे रहा सबसे आगे। द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड अदर एरिया ऑफ क्रिटिकाइज्ड द पॉलिसीज फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ होती थी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, ठीक है, चाहे वो बंगाल हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, वहाँ पे और जो अदर रीजनल एरियाज़ थे वहाँ पे जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे नेशनल लीडर्स ने उसकी वजह से। एंड इट अवेकनेड नेशनलिस्ट फीलिंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगे, ठीक है। ना 6 पॉइंट आपका दिया है, मैग्निफिकेशन एंड द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, एशियन आर्कियोलॉजिकल अलेक्जेंडर एंड हिज असिस्टेंट executed many sites of the Asian civilization in the Indus Valley. अलेक्जेंडर और उनके जो असिस्टेंट थे दयाराम साहनी, ठीक है, उन्होंने कई सारे जो एशियंट सिविलाइजेशन के प्लेसेस थे इंडस वैली वाले वो फाइंड किए। सबसे पहले तो हड़प्पा ही फाइंड हुआ था 1921 में, और उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो फाइंड हुआ, ठीक है। दे डिस्कवर्ड अ मैरी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स डेपिसिटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने कई सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो मलबा था उसमें से निकाला, ठीक है, चीज़ें देखी और इससे पता लगा कि भारत कितना रिच हेरिटेज है, कितना ऐतिहासिक है, ठीक है। ब्रिटिशर्स पहला क्या बोलते थे कि इनका तो कोई कल्चर होगा, इनका कोई हेरिटेज ही नहीं है, बट जब ये हेरिटेज फाइंड हुआ 3500 BC के टाइम का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ओल्ड वो फाइंड हुआ, तब ब्रिटिशर्स ने माना कि हाँ यहाँ भी कुछ है।
फिर भी हमको फर्स्ट तो दिया नहीं है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आते हैं हम इसमें। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, जो भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी जिनको बोलते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी उनका फुल नेम है, माधव स्वरूप वत्स, रखाल दास बनर्जी continued this exhibition to unearth the remain of this majestic civilization, ठीक है, उन्होंने अपना काम चालू रखा है ये सिविलाइजेशन जो है जादुई सिविलाइजेशन उसको फाइंड करने के लिए, उसका जो मलबा था उसको निकाल के देखने के लिए। द स्कॉलर्स फ्रॉम द वेस्ट इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्कॉलर्स ट्राइड टू फाइंड अ लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, जो भी वेस्ट के जो थे, वेस्ट मीन्स यूरोपियन यूनियन के जो थे लीडर्स, वो इंडियन के पास आए और उन्होंने ये पूरा इंडिया का कल्चर और हेरिटेज जाना। एशियंट इंडिया बुक ऑन मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, डिप्लोमेसी एंड स्पिरिटी, ठीक है, ये सारी जो बुक्स है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र करके बुक में, वे ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड बिकम नो टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने जो भी एशियंट इंडियन बुक्स लिखी, मेडिकल साइंस के पास, मेडिकल साइंस के लिए हो, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए हो, डिप्लोमेसी के लिए हो, ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी के लिए हो, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि पूरा वर्ल्ड जान पाए इंडिया के बारे में। A detailed research on the literary and cultural heritage of India fostered the feeling of pride and nationalism, ठीक है। लिटरली मतलब क्या, जो भी लिखा हुआ हेरिटेज था, ठीक है, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी उसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, कि वो क्या है। 40 to 60 वर्ड्स का उसमें यूज़ किया गया है, बट वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वो अक्षर का मीनिंग क्या है, वो आज तक नहीं पता लगा पाए। पर इससे पता लगता है कि उस टाइम के लोग भी बोलचाल की भाषा जानते थे, ठीक है। इतना प्राइड मतलब इतना फीलिंग हमको प्रोवाइड करती है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक न्यू पॉइंट कि कैसे टर्निंग पॉइंट आया। ब्रिटिशर्स में से ही एक थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि इंडिया आए, उन्होंने इंडिया की सिचुएशन देखी और इंडिया के लिए काम किया। क्या किया, तो जैसे अमेरिका में वहाँ की कांग्रेस काम कर रही थी, ऐसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले, उनको स्टार्ट करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो उनका पढ़ लेते, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कोलकाता में लोकेटेड है, बॉम्बे एसोसिएशन जो मुंबई में लोकेटेड है, मद्रास नेशनल सभा जो चेन्नई में लोकेटेड है, इंडियन एसोसिएशन अगेन कोलकाता में, एंड सार्वजनिक सभा जो पुणे में लोकेटेड है, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ सर ए.ओ. ह्यूम, जब वो यहाँ आए तब ये चीज़ें थी, पर ये रीजनल लेवल पे थी, नेशनल लेवल पे नहीं थी। नेशनल लेवल पे लाने वाले ए.ओ. ह्यूम थे। रिटायर्ड एज अ ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर के तौर पे वो रिटायर हुए थे सर ए.ओ. ह्यूम। ही हैड रियलाइज दैट ब्रिटिश एम्पायर वॉज नॉट एज सिक्योर एज इट अपियर टू बी। ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है जितना वो दिखावा करता है। ही बिलीव दैट इफ द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ, अगर लोगों के मन में, इंडिया के लोगों के मन में जो डिससेटिस्फैक्शन है, अगर उसका ध्यान ना दिया गया तो राइट्स हो सकते हैं, और हुए राइट्स, ठीक है। देयर वेर अ चांस ऑफ रीऑर्गनाइजेशन ऑफ रिवॉल्ट सिमिलर टू द वन in the 1857 in order to keep the general dissatisfaction at bay, ठीक है। 1857 की तरह ही और रिवॉल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और जिससे वो डिससेटिस्फैक्शन होते। ही थॉट एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सोचा कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और फाइनली वो बनाएंगे। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन agreed to his idea and support him। वाइसरॉय जो लॉर्ड डफरिन थे
वो अग्री हो गए उनके आइडिया से और उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे जो डफरिन थे। विद द एफर्ट ऑफ अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश इन द दिसंबर 1885 में, ठीक है। फाइनली A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन द 20th दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को गोलकदास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो थी, ठीक है, इंटर स्कूल जो थी, वहाँ पे फर्स्ट सेशन रखा गया जो कहाँ पे लोकेटेड थी, मुंबई में। और उसमें प्रेसिडेंट किसको रखा गया है, जो फोटो दिया है ना आपको, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, उनको बनाया गया उसका प्रेसिडेंट। 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया वेर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के अलग अलग रीजन में से 72 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। द मेन लीडर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वेयर दादा भाई नौरोजी। अब मेन लीडर्स की बात करें तो कौन से मेन लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, K.T. तेलंगा, दिनेश वच्छा, एक्सेट्रा। ओके, मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नेशन वर डिस्कस्ड, ठीक है, उनके बीच में कई सारी जो देश की प्रॉब्लम्स थी उनका डिस्कशन किया गया, ठीक है। ये जो फर्स्ट मीटिंग है वो आपको फोटो में दिख रही है, जो 28 दिसंबर 1885 को कौन सी स्कूल थी, गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में लिया गया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।